हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। उससे पहले देखिए जो आईआरटी में क्वेश्चंस आते हैं सबको फॉर्मेट पता है ना? नहीं पता तो हम आपको बता दें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट आते हैं। फिजिक्स के लगभग 19 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के लगभग मानिए 18 क्वेश्चन, मैथ के लगभग मानिए 38 क्वेश्चन। ठीक है? बस इसमें थोड़ा बहुत वेरी करता है, किसी बार में क्या होगा ये 18 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। कभी ऐसा होगा कि ये 19 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है? तो कैसे भी क्वेश्चंस करके इसको भी 19 करना पड़ेगा। तो ऐसे भी करके कई क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एक-एक, दो-दो क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है। बाकी यही फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है आईआरटी के एग्जाम में। ठीक है? जिसके पूरे मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर की सीरीज हम लोग लगा रहे हैं। मॉडल पेपर हमने आपको दिया है 5 मॉडल पेपर और 2024 और 2025 का ओरिजिनल पेपर दिया है। कहाँ पर? 2 तरीके से, एक ई बुक के जरिए जो आपको पीडीएफ ऑनलाइन मिलेगा। बहुत बच्चों को हम ये चीज समझा चुके हैं कि आपके घर वो पीडीएफ नहीं जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिए। आपको परचेस करने पर पीडीएफ खुलेगा। अभी तो ऑफर चल रहा है तो 75 रुपए में आपको केवल 75 रुपए में मिल जाएगा पूरा पीडीएफ, 5 मॉडल पेपर और 2 24 और 25 दोनों का पेपर भी। ठीक है? आपको अप्लाई करना है कूपन कोड HBD 25, इतना लिखना है, ये कैपिटल में लिखना है। 25 मार्च तक केवल ये आपको ऑफर है। ठीक है? जल्दी जल्दी सब लोग कर लीजिए। और उसके बाद जो ऑफलाइन बच्चे सेंटर पे जाकर के ले रहे हैं वो पहले ही सुबह हमको बता दें कि सर आज हमको जाना है। ठीक है? आज हम जाएंगे तो आपको वहां पर बुक मिलेगी। ठीक है? तो बुक उनको हार्ड कॉपी में मिलेगी। उनके लिए वहां पर भी ऑफर है, ऑफलाइन में भी ऑफर है। 100 रुपए की बुक मिल जाएगी जो कि आपको ज्यादा मिल रही थी, वो कम कर दिया गया। ठीक है? तो दोनों जगह ऑफर चल रहा है, जल्दी जल्दी जाकर के लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह। ठीक है? चलिए, और ये कंफ्यूजन मत रखिए। कल एक बच्चे को हुआ कि सर हमने पीडीएफ परचेज कर लिया, अभी तक हमारे घर नहीं आया। तो घर नहीं आएगा, अभी ये फैसिलिटी नहीं है, अगले साल से जरूर होगी, है ना? चलिए, तो ये बात समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप समय कितना मिलता है सर? 75 क्वेश्चन करने के लिए कितना समय मिलता है सर? 3 घंटे का समय। 3 घंटे का समय मिलता है सर। 3 घंटे का समय। एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 2.5 मिनट मिलते हैं। तो 30 सेकंड अगर हम हटा दें तो 2 मिनट आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने में। तो समय आपको बहुत मिलता है, तो उससे आप दिक्कत में नहीं आएंगे। ठीक है? तो आइए मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है इस मॉडल पेपर में। क्योंकि मॉडल पेपर है तो रैंडम क्वेश्चन होते हैं, कभी किसी चैप्टर से कभी किसी चैप्टर से। तो मजा आती है और समझने में अच्छा लगता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? देखिए अभी हम लोग पहला मॉडल पेपर ही लगा रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन, है ना? उसी में क्लास भी चलती रहती है, तो बीच बीच में इसको भी कराते रहेंगे, क्लास भी चलती रहेगी। ठीक है? लेकिन आप परचेज करके रखेंगे तो आप अपने से खुद से लगाते चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम चाहेंगे कि भाई आप 1350 का इतना का फॉर्म भर रहे हैं, बहुत बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में 5 10 हजार दे रहे हैं, तो आप 75 रुपए थोक खर्चा कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें, है ना? ऑनलाइन सभी लोग ले आदित्य IRT एप्लीकेशन डाउनलोड करके। चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई हमारा? कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? फिजिक्स खत्म कर चुके थे, केमिस्ट्री स्टार्ट करना था। केमिस्ट्री स्टार्ट है 60 क्वेश्चन से, है ना? 60 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है हमारी केमिस्ट्री। ठीक है? पहले मॉडल पेपर में यही बुक है, ऐसी बुक आपको पूरा दिखेगी वो, है ना? चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि HCl और H2O, एजी एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिश्रण। मिश्रण। और सबसे बड़ी चीज है ना कि आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिनको बुक्स नहीं मिल रही है अच्छी, वो यहाँ से परचेज करके इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना? मिश्रण। मिश्रण में रहता है। ठीक है?
तो आपके पास में ऑप्शंस क्या-क्या हैं? 48% HCl, 36% HCl और अगला ऑप्शन क्या है? 22.2% HCl और एक है 20.2% HCl। ठीक है? ये 3 ऑप्शन आपके पास में है। सॉरी 4 ऑप्शन। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते क्या है, HCl और H2O एजियोट्रोपिक मिश्रण में यहाँ पर की रहना चाहिए या फिर कॉमा कर दीजिए। मतलब कि HCl और H2O को मिक्स किया जाता है और एक मिश्रण बनता है जिसका नाम होता है एजियोट्रोपिक मिश्रण। ठीक है? और उसमें पूछ रहा है कि HCl कितना होता है। अब इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं। ठीक है? इसमें 2 चीज आपको जाननी है। सबसे पहली चीज कि एजियोट्रोपिक मिश्रण होता क्या है? एजियोट्रोपिक मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जो एक निश्चित टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसका, उसी तापमान पे वो गर्म होता है। ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एजियोट्रोपिक जो मिश्रण होता है इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर पानी है और HCl है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करने के बाद अगर हम इसको गर्म भी करते हैं तो जब ये वेपर बनता है तो वेपर में क्या होता है, जनरली अगर हम मानिए पानी और चीनी को मिक्स कर दे और जब उसको गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है, चीनी नीचे रहती है। या फिर नमक को अगर हम मिक्स कर दे तो पानी उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। या फिर बालू और पानी को मिक्स कर दे तो पानी उड़ जाता है, बालू नीचे रहती है। ठीक है? ऐसा होता है मिश्रण के साथ में। लेकिन एजियोट्रोपी में क्या होता है कि अगर उसमें मिक्स कर दिया गया है उस रेशियो में, ठीक है, जो कि अभी रेशियो ये पूछ रहा है, तो उस रेशियो में अगर मिक्स कर दिया गया है किसी भी चीज को, कि जब उसको गर्म करते हैं तो जो उसके पार्टिकल उड़ते हैं हवा में वेपर फॉर्म में, उसमें भी दोनों चीजें होती हैं, HCl और H2O दोनों होता है। तो इस तरीके के जो मिश्रण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, जो कि जब तरल में है तब भी वही कंपोजिशन में रहेंगे, उसमें वाटर और HCl है, और अगर जब वेपर में जाएंगे तब भी उसमें वही कंपोजिशन रहेंगे। तो एजियोट्रोपिक आप दिमाग में रख लीजिए, एक जगह लिख लीजिए। ठीक है? तो अब आई यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कि HCl और H2O में के एजियोट्रोपिक मिश्रण में रहता है। अब देखिए H2O यहाँ पर नहीं पूछा है, आपसे HCl ही पूछा है। ठीक है? क्योंकि सभी ऑप्शन में HCl ही है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसको आप दिमाग में रखिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से, है ना, कि इसमें जो होता है 20.2, कितना, 20.2% HCl होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है? बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 20.2 एक डेटा है, तो उसको बस याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझना नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना था एजियोट्रोपी का, वो हमने बता दिया, इसको दिमाग में रखिए। ठीक है? तो 20.2, 20.2, 22.2 नहीं, 20। ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए ऐसे याद कर सकते हैं इसको। इसको दिमाग में रखिए, 20.2 याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है ना, HCl के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा पेंटेन का समायव नहीं, समावयव, समायव मतलब समान अवयव जिसमें, है ना? तो निम्न में से कौन सा, कौन कौन सा पेंटेन का, पेंटेन का समावयव नहीं है? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए ये चैप्टर तो अभी तक हमने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिलहाल पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से पूरा समझाएंगे। अभी आप जो है मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 13, 1,3। अच्छा ये सब आपको याद है, जो बच्चे अभी क्लास 10 से निकले होंगे
उनको ये नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर तो खूब अच्छे से आ रहा होगा अभी, है ना? धीरे-धीरे भूलेंगे, लेकिन अभी आ रहा होगा उनको, है ना? ब्यूटेन, है ना? उसके बाद क्या है? एन प्रोपेन। एन प्रोपेन। और एक ऑप्शन कहाँ गया भाई? सॉरी सॉरी, एन प्रोपेन नहीं, एन पेंटेन लिखा है। एन पेंटेन। एन पेंटेन। अगला ऑप्शन कहाँ गया? अगला ऑप्शन अगले पेज में। अगला ऑप्शन है चौथा, टू मिथाइल। टू मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गए आपके चार ऑप्शन। ठीक है, अब समझिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पेंटेन का समावयव नहीं है। ठीक है, पेंटेन। पेंटेन क्या होता है? C5H12। यही पेंटेन होता है, C5H12, यही पेंटेन। देखिए समावयव क्या होते हैं, ये वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? ये वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं जिनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो सबका डिफरेंट होगा, उसके गुण सब कुछ डिफरेंट होंगे, लेकिन उसका अणुसूत्र जो होगा वो समान होगा। अणुसूत्र, अणुसूत्र समझते हैं, जैसे कि इसमें 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो ऐसे आपको कई सारे दिख जाएंगे जिसमें 5 कार्बन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे, तो वो उसके क्या होंगे? समावयव होंगे, है ना? उसमें आपके स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर सबके अलग अलग रहेंगे, गुण सबके अलग अलग रहेंगे, लेकिन बस एक चीज सेम रहेगी जो कि है उसका अणुसूत्र। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको देखें तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना सकते हैं और किसका किसका क्या नाम आएगा, है ना? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको बना सकते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ 3 दूनी 6 और 1 2 3 6। ठीक है, 6 6 12 हो गया। इसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट हम इसमें बना सकते हैं वो क्या है? इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। CH3, CH, CH2, CH3 और यहाँ पर एक लगा दीजिए CH3। ठीक है, एक ऐसा बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी सबका नाम बताते हैं। दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? यहाँ बनाते हैं। अब देखिए 4 स्ट्रक्चर इसमें दिया है, तो एक ही गलत होगा, 3 तो सही होगा। बन जितने सकते उतना हम लोग बनाते हैं। तो एक, अब देखिए इतना हो गया। इसमें से हाइड्रोजन हटा दिया, इसमें लगा दिया। अब ये कैसे कर सकते? CH3, CH3 इतना नीचे आपको दिख रहा है? कम दिख रहा होगा, ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर आपको CH3 और CH3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पेंटेन होता है उसके इस तरीके के 3 स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो अणुसूत्र है, इसमें 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। इसमें देखिए 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 4 तिहाई 12, है ना? तो इतना होता है, लेकिन ये सब अलग अलग है, सबके गुण अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग। तो अब इसमें किसका क्या नाम है? ये हमारा है, ये जो फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा, इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। क्या कहते हैं? एन पेंटेन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पेंटेन का समावयव है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा, ये हमारे पास में
ठीक है। ये क्या है? सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, ये हमारे पास। तो इसका नाम होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको हम क्या कहेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है? क्योंकि सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, ये देखिए, और 4 यानी कि ब्यूटेन, है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है? ब्यूटेन के बाद ब्यूटेन। तो इसका भी स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, अगर इसको आप देखेंगे तो इसका नाम तो सभी पता था कि फेमस नाम क्या है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना? ये वाला नाम आपके पास में यहाँ चला गया, है ना? यहाँ चला गया। ठीक है? और जितने लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं सब लोग को बताना है ना? अभी स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको दिमाग में छप जाएगा, है ना? बहुत आसानी से कर पाएंगे। कोई भी स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन आना ही है, आता है। तो जब ये भी है, ये भी है, सब है, तो बच कौन रहा? ये 1,3, है ना? 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यही आपका पेंटेन का समायवम नहीं। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है? क्लियर हो गई की बात की नहीं? है ना? स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको हटाते हैं। इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट करना है, जल्दी से कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है सर? समय की नहीं हो रहा है, ठीक है, समय भी बहुत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो धातु, ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार करा चुके हैं हमको लग रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं। वह गैस जो धातुओं को जोड़ने व काटने काटने के काम करती है। ठीक है? कौन कौन गैस है भाई? CO2, CH4, CH, SO2। ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन बच्चों के लिए हार्ड क्यों होता है, या फिर उनको ये क्वेश्चन क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत मुश्किल से, जो बहुत ध्यान दे के पढ़ते होंगे, वही पढ़ते होंगे कक्षा 10 में, 11 में, 12 में। नहीं तो जब आप आते हैं पॉलिटेक्निक करने, डिप्लोमा करने, या फिर बीटेक या जो भी करते हैं इंजीनियरिंग कोर्स कोई भी, तो ये चीज आपके सामने जरूर आती है और सभी बच्चों की ये पता होती है। ठीक है? तो जर्नल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, 2 सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन का और एक एसिटिलीन का। दोनों सिलेंडर की पाइप को एक रॉड में जोड़ा जाता है, मतलब एक टॉर्च में, और फिर उनको एक कंपोजिशन में कि इतना हमारा ऑक्सीजन रहना चाहिए, इतना एसिटिलीन, उनको खोला जाता है, फिर वो बाहर निकलते हैं। वहीं पे फिर लाइटर से टिप किया जाता है, तो वो गैस पकड़ लेती है, बहुत तेज से, ऐसे फुहारा से निकलती है ना? बहुत ज्यादा प्रेशर से ऐसे निकलती है। ठीक है? और फिर उसी से कोई भी मेटल, जैसे मानिए कि ये है, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना? और अगर इसको जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं, कि अगर हम इसी देर तक रखेंगे तो पिघल करके कोई चीज जुड़ जाएगी। ठीक है? तो दोनों काम होता है उससे, जोड़ने का भी काम होता है और काटने का भी काम होता है। अभी हम खुद अपने आंखों के सामने से, क्योंकि आपको पता है ना कि हम जो है एक इंजीनियरिंग फील्ड में है ना? तो हिंडाल्को जैसी इंडस्ट्री में है, ठीक है, रेणुकूट में, सोनभद्र में, तो वहां पर काम करते हैं। तो अभी हाल ही में 2-3 दिन हुआ, वेल्डिंग टॉर्च से किसी चीज को हमने कटवा करके ऐड करवाया कि भाई ये चीज ऐसी बनाई जाए, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज आप पढ़ेंगे बाद में आप सामने भी देखेंगे। तो उसमें 2 गैस यूज होती है, एक ऑक्सीजन होती है और एक एसिटिलीन होती है। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है? लेकिन देखिए दिमाग क्वेश्चन का, किस तरीके से C2H2 को लिख दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया, है ना? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? बात क्लियर है?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। C2H2 भी याद रखिएगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा, एसिटिलीन। क्या नाम होता है? एसिटिलीन। ठीक है, चलिए गुड बॉय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में भारी जल किस रूप में प्रयुक्त होता है? परमाणु 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 रिएक्टर में, अब ये परमाणु रिएक्टर आप लोग 11th 12th वाले जो बच्चे हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे, 10th वाले बच्चे थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उनमें ये चीज पढ़ाई जाती है, लोगों ने पढ़ा होगा। रूप में प्रयुक्त होता है, होता है। आपका ऑप्शन है शीतलक, शीतलक यानी कि कूलेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मंदक, मंदक जिसको इंग्लिश में मॉडरेटर कहते हैं। ए और बी दोनों, ए व बी दोनों, उसके बाद है दोनों नहीं। ये आपके ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे चीज है जो आपको नई दिख रही होगी। एक तो परमाणु रिएक्टर क्या है सर, पहला वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? तो पहला जो ये वर्ड है परमाणु रिएक्टर, इसमें क्या होता है, यूरेनियम है ना, थोरियम, इस तरीके के बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वो फ्यूजन करते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रिएक्टर होता है, इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से एक रिएक्टर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या होता है कि वही हमारे यूरेनियम, यूरेनियम का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा कीमती है, आपके परमाणु में हर जगह यूज होता है। तो परमाणु से देखिए परमाणु बम बनाते हैं, तो उसी तरीके से परमाणु रिएक्टर होता है। तो जैसे परमाणु बम में एक्सप्लोड करता है, पूरा फट के बहुत ज्यादा है ना, विनाश करता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, वो छोटा थोड़ा थोड़ा, मतलब कि जो हमारे यूरेनियम है, जैसे वो मानिए कि एक्सपेंड करता है, धीरे धीरे गर्म होता है, हीट निकलती है, तो उसको कंट्रोल करके यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे होने लगा और ब्लास्ट कर गया, ऐसा नहीं, वो तो बम हो गया। लेकिन अगर हो रहा है, उसको हमने धीमा कर दिया, फिर जितना काम आया फिर उसको गर्म किया, फिर धीमा कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो वो हमारा होता है परमाणु रिएक्टर। मतलब जब देखा लोगों ने, साइंटिस्ट ने, कि यार जो यूरेनियम है बहुत ज्यादा एक्सप्लोड कर सकता है, बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है, बम में क्या होता है, हीट ही ना पैदा होती है, जिसकी वजह से पूरा वेव फैलती है, ब्लास्ट होता है ना। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी, जब वो एक दूसरे से फ्यूजन करते हैं तो हीट डेवलप होती है। और ये हम आपको जस्ट जनरल समझा रहे हैं, बाकी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आपने पूरा पावर प्लांट में ये पढ़ेंगे। जिस बच्चों को पावर प्लांट ब्रांच मिलेगी मैकेनिकल में, वो सब इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी समझिए बस इतना। तो इसमें क्या है कि वो गर्म होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक पाइप लगा दी जाती है इस तरीके से, इसके अंदर से, इसके अंदर से एक पाइप लगा दी जाती है ना। समझिएगा, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझाते हैं धीरे धीरे। तो इस पाइप को ऐसे यहाँ लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक पंप लगा दी जाती है, क्या लगा दी जाती है, एक पंप, ठीक है, ये पंप है आपकी। ठीक है, अब एक एक पाइप यहाँ रहती है। चलो भाई सारा कुछ समझ लो, आज सब कुछ समझा देते हैं, चलो देखते हैं। आज आप लोग को इंजीनियर बना देते हैं। देखो इंजीनियरिंग की चीजें ऐसी पढ़ाई होती है ना। चलो ठीक है, अब समझिए इसको। देखिए क्या होता है, अब पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर हीट उत्पन्न हुई, है ना, यहाँ पर एक कूलेंट दौड़ता है, इसका नाम होता है कूलेंट। क्या नाम होता है, कूलेंट, है ना। क्या नाम होता है, कूलेंट, ये जो हम लोग शीतलक कह रहे हैं।
तो ये क्या करता है, ये पूरा घूमता रहता है हमेशा। तो उसका काम क्या होता है कि ये इधर से जाता है, यहाँ हीट लेता है। भाई अगर यहाँ कोई जाए, क्योंकि यहाँ गर्मी है, तो हीट होकर के इधर बाहर निकलेगा, और हीट होकर बाहर निकलेगा, और यहाँ पर हीट ट्रांसफर कर देता है इसमें। इसमें क्या रहता है, पानी रहता है। इसमें क्या रहता है, पानी। तो जब ये पानी पानी ऐसे चलता रहता है, यहाँ पर भी पंप रहती है, यहाँ पर भी एक पंप लगाइए सर, अंदर सही होगा। यहाँ पर भी पंप, तो इसमें पानी ऐसे चलता रहता है। तो जब यहाँ से पानी जाता है और यहाँ हीट पाता है, तो ये क्या बन जाता है, स्टीम बन जाता है। स्टीम जानते हैं ना, भाप। और स्टीम जाती है टरबाइन में, इतना तो जानते होंगे। टरबाइन में जाती है, टरबाइन को घुमाती है, फिर बाहर निकलती है। फिर यहाँ कंडेंसर वगैरह भी लगा होता है, अभी वो हमने नहीं बनाया, चलिए बना देते हैं यार। एक कंडेंसर भी बना दो सर, एक कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या होता है, ये सब आओगे तब पढ़ाएंगे, है ना। अभी तो सब पढ़ाए हैं, लेकिन अभी आप लोगों के काम कर। तो कंडेंसर में आती है, कंडेंसर पंप में। तो ये स्टीम इधर चलती रहती है, ये इसको हीट ला ला के देता रहता है, और यहाँ पे फ्यूजन होता रहता है। फिर शीतलक का काम हो गया सर। मंदक क्या होता है, हमने कहा ना कि जब ये गर्म होने लगता है तो इसको ठंडा भी करना पड़ता है ना, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पर कुछ रॉड्स डाली जाती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसको इसके इसका जो यहाँ पर रिएक्शन है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। उस रिएक्शन को, यानी कि जो उसके समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भागते हैं, उनकी गति है उसको स्लो डाउन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा परमाणु रिएक्टर होता है। तो अब इसमें भारी जल D2O क्या करता है, ठीक है। D2O इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या करता है यहाँ पर, तो ये शीतलक का भी काम करता है कहीं की, और मंदक का भी काम करता है। तो ए और बी दोनों आप लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नहीं रहेगा ए और बी का, तो आज शीतलक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, वो समझा दिया सर, है ना। अभी देखिए कॉन्सेप्ट बहुत मजा आती है इंजीनियरिंग में, अगर अच्छे टीचर कोई मिल जाए आपको समझाने के लिए, तो बहुत मजा आती है, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त समय है, ये बहुत है। आवर्त सारणी के तत्वों का एक गुण। 3 क्वेश्चन हम लोग लगाते थे, लेकिन ज्यादा आज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये सब जल्दी से खत्म हो ना। आवर्त सारणी, मजा आती है क्लास में कि नहीं, देखिए मजा आनी चाहिए, और परेशानी आप मत झेलिए। ये देखिए, नहीं हमको नींद आती है, हमको ये आता है, ये सब मत देखिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब युद्ध होता है, जैसे जब आप कोई भी युद्ध देखते हैं, या फिर आप कभी लड़ाई किए होंगे, तो उसमें घाव याद नहीं रहता। जब तक लड़ाई चल रही होती तब तक घाव आपको मालूम नहीं चलना चाहिए। अगर आपको घाव मालूम चल रहा है, तो इसका मतलब आपकी लड़ाई चल ही नहीं रही है, तब आपका पूरा फोकस घाव पे है ना। तो जब लड़ाई पे फोकस होता है, जीतने पे फोकस होता है, तो आपको घाव नहीं समझ में आते, आपको परेशानियां समझ नहीं आएंगी। क्योंकि आपका मेन फोकस आपका जो है युद्ध जीतना है, ठीक है। तो युद्ध जीतने पे फोकस कीजिए। छोटे मोटे घाव, नींद आ रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है, पेट दर्द कर रहा है, मन नहीं है, इन सब घावों से परेशान मत होइए। अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं कि आप इसमें सिलेक्शन पाए, ये सारी चीजें आपके लिए इतना जरूरी है कि आप 10th के बाद अगर एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं, और अगर आधे नंबर भी लेकर के आते हैं, नहीं पास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये लाइफ में बहुत सारी चीजों को सिखाती है, बताती है कंपटीशन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, सब कुछ होगा, ठीक है। आ जाओ टॉपिक पे। इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या था, आवर्त सारणी के तत्वों का एक, और सारणी के तत्वों का एक गुण है, एक गुण है। आपके ऑप्शन क्या है, रंग यानी कि कलर, ठीक है, परावर्तन, परावर्तन, विन्यास, विन्यास, परमाणु, क्या लिखा है आगे, परमा परमाणुवीय भार, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं उनका गुण क्या होता है, मतलब किस बेसिस पे वहां पर डिजाइन किए जाते हैं, किस बेसिस पे वहां रखे जाते हैं। क्या रंग के हिसाब से उनको रखा जाता है कि जो लाल है, पीला है, इधर रहेगा उधर रहेगा। और लाल वाले की प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी कि वो जलेगा, है ना। नीले वाली की प्रॉपर्टी हमेशा रहेगा कि वो ठंडा रहेगा। ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। रंग पे कोई डिपेंड नहीं है आवर्त सारणी में। परावर्तन कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। विन्यास,
जी हाँ, विन्यास पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है? अल्टीमेट जो हमारी अभी मॉडर्न आवर्त सारणी है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसका विन्यास देखते हैं, ठीक है? उसकी बैलेंसेस देख कर के उसको हम लाइन में लगाते हैं कि इधर के जो हमारे हैं इनकी वैलेंसी 1 है, फिर इधर जो रहते हैं उनकी वैलेंसी 2 है, इसी तरीके से उनको डिज़ाइन करते हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि किस पे डिपेंड करता है? विन्यास पे, ठीक है? परमाणु भार पे भी डिपेंड करे भार से हमको मतलब नहीं है, हमको हमारा विन्यास कितना है वो डिपेंड करता है। तो इसको ध्यान रखिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अ, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कहेंगे, विन्यास कहेंगे यानी कि वैलेंसी कहेंगे, ठीक है? आगे बढ़ें? विन्यास को इंग्लिश में वैलेंसी नहीं, वैलेंसी भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? SO2 में S और O2 के परमाणुओं में देखिए बुक ये जो है ना आप परचेज करके रखिए ताकि इसको सॉल्यूशन कराने का प्रैक्टिस कराने का ये सब काम तो हम कर देंगे, ठीक है? लेकिन आपको करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, उसके पीडीएफ को देखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, 3-3 घंटे का टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा कुछ तो करो, है ना? और हम कह रहे हैं बार-बार, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है तो। और क्यों नहीं होगा जब आप पढ़ेंगे तो, है ना? तो उसमें घबराना नहीं है आपको, बस आराम से पढ़ते जाना है। ये इसलिए पढ़ते जाना है, देखिए 2 गोल आप देंगे एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में 2 चीज़ हो सकती है भाई, एग्ज़ाम में 2 चीज़ हो सकती है, यानी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। या तो आप एग्ज़ाम को पास कर जाएँगे, या तो आप एग्ज़ाम को फेल कर जाएँगे, 2 ही चीज़ हो सकती है। पास होने पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, है ना? पास होने पर आपको एडमिशन मिल जाएगा और फेल होने पर आपको और कैसे हम अच्छा करें, है ना? उसकी नॉलेज मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं? कैसे हम अपने आप को और बेहतर बनाएँ। अभी से अगर ये चीज़ नॉलेज मिल जाएगी, तो आप आगे और भी बेहतर करेंगे और ऐसा नहीं है कि आप जब फेल होते हैं तो हमेशा जो देखिए जो फेल होता है वो बहुत कुछ सीखता है। जो फेल होता है वो बहुत कुछ सीखता है और जो पास होता है उसको तो लगता है कि भई हम पास हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। फेल वाला सबसे ज़्यादा सीखता है, तो आप घबराइए नहीं, हर जगह आपको सब कुछ मिलेगा। आपको ना इससे परेशानी होनी है, ना इससे परेशानी होनी है, बस आपको अपना काम करना है ना? आप समझ पा रही हैं मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ? आप युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे उस पे डिपेंड मत कीजिए, आप कर्म कीजिए, है ना? कृष्ण जी का आपने पूरा जो है गीता का सार आप उठाते हैं तो उसमें आपको यही बात बताई जाती है कि आप अपना काम कीजिए, जीतेंगे, हारेंगे जैसे आप मुझको देखिए खुद को, मैं अपना काम करता हूँ कि वीडियो बना देता हूँ, है ना? बच्चे देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, उसको वायरल कर देंगे, बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत कम देखेंगे, ये हमको नहीं पता, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है? लेकिन हम अपना काम करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको सिलेक्शन दिलाना है, किसी भी तरीके से, है ना? हर चीज़ हमने उनके लिए कर दी फ्री में सब कुछ टेस्ट दे दिया, अभी टेस्ट वगैरह जो ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएँगे। टेस्ट दे दिया, बुक्स दे दी, है ना? सस्ते में, इतना सस्ते में हमको नहीं लगता कि इस तरीके के देखिए इसके पन्ने को मत गिनिए, पेज को मत गिनिए, इसके अंदर के कंटेंट को देखिए, ठीक है? इसके क्वेश्चन्स को देखिए, वो हमने दे दिया, क्लासेस फ्री में दे दिए, तो अपना काम करते हैं और बाकी ज़्यादा आपको नहीं सोचना। तो सेम उसी तरीके से एग्ज़ाम को सोचिए, अपनी मेहनत को सोचिए, बाकी किसी को मत सोचिए, ठीक है? आइए अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्या है? भारात्मक अनुपात है, अनुपात है, ठीक है? भारात्मक अनुपात है 1:1, 2:1, 1:2 और नन ऑफ दीज़। आईआरटी वालों को जब कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो नन ऑफ दीज़ लगा देते हैं। चलो सर, चलो सर जल्दी-जल्दी हमको बताओ, जल्दी-जल्दी हमको सिलेक्शन लेना है। क्या है भाई? SO2 है ना? SO2 इसमें आपको बताना भारात्मक अनुपात, भारात्मक मतलब भार कितना है? तो हमारे पास में है SO2, S का भार होता है 32 और O2 की बात हुई देखिए, SO2 में इसको अलग-अलग कर दिया है, S को अलग कर दिया है और O2 को अलग कर दिया है। तो अगर हम S का देखें,
एस को देखें तो इसका भार होता है 32 और ओ का होता है 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा भाई 32। अब अगर हम इनका अनुपात निकाल ले 32/32, तो 32/32 क्या होता है बच्चा लोग बताओ? 11 होता है कि नहीं होता है? मतलब 11 के बीच में रेशियो, है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1:1, एक का अनुपात होता है ना, क्योंकि 32-32 दोनों, ठीक है? तो ये आपको बात समझ में आई नहीं, है ना? जो आज हमने समझाई क्वेश्चंस और साथ-साथ जो आपको हम ये चीज़ बताए कि आपको पास फेल एग्ज़ाम इन सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में रहनी चाहिए। परेशान नहीं होना यार, है ना? हाँ, बहुत सारी अभी कुछ झेलना पड़ेगा, उससे आप टेंशन मत लीजिए। जीवन को बहुत शांति से, आराम से जीजिए। थोड़ा परेशानी होती है, उसको दिमाग में रखिए। ये नहीं कि हम बहुत परेशान होकर के हर जगह चिल्लाएँ कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँगा? कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ये सब करने से आपके अंदर जो स्पिरिट है वो बाहर निकल जाता है और आप ठंडे हो जाते हैं। तो ये चीज़ मत कीजिए, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी बताइएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोग बुक जाकर परचेज़ कीजिए। ऑफलाइन, ऑनलाइन सबके पास में होनी चाहिए, बस हम इतना देखना चाहते हैं। सबके हाथ में किताब होना चाहिए और सबका सिलेक्शन होगा और हम सबसे आकर के मिलेंगे, ठीक है? बहुत बच्चों मिलने का कहते हैं, सबसे आके मिलेंगे, कॉलेज में आएँगे, काउंसलिंग के टाइम पे आएँगे, सबसे बात करेंगे, सबसे मिलेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।